वेलकम टू आवर चैनल स्कॉलर्स हंट। आज हम आए हैं यूनिट 3 को डिस्कस करने। हमारा आज का वीडियो शॉर्ट रहेगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड्स और इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। तो हमारा ये वीडियो है, प्लीज़ इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीएड के स्टूडेंट या जिसमें भी मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड या बीएड जैसे टीचिंग अप्रोच वाले सब्जेक्ट हों, उन बच्चों को भेजिए और हमें सपोर्ट करिए। तो शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड क्या है? अब टीचर बनना भी सबके बस की बात नहीं होती है। तो पहला क्वेश्चन आता है हाउ टू टीच। किसी को कुछ सिखाना है, जैसे आपको ये आप किसी को कोई बात बार बार बता रहे हो नॉर्मल लाइफ में, इधर यू आर अ स्टूडेंट, इधर अ टीचर और नॉट, आप टीचर हो या नहीं हो, फिर भी आपको कभी कभी किसी को कुछ चीज़ सिखानी होती है। तो आप बार बार ये सोचते हो ना कि हमें ये चीज़ कैसे सिखाएं। तो यही सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है, हाउ टू टीच इज़ रियली अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम फॉर द teacher. It's already been discussed that teacher has the three poles. Teaching has three poles: student, curriculum, and teacher. These are interrelated to each other. Teaching cannot go smoothly in absence of any of these. जैसे हम एक ट्रायंगल बनाए हैं, ये आप डायग्राम ज़रूर बनाइएगा कि जो टीचिंग है ये इन तीनों पिलर के बिना नहीं हो सकती। सबसे ज़रूरी और सबसे कम ज़रूरी या ख़ास या नॉर्मल कुछ नहीं होता है। टीचिंग में आपको टीचर, स्टूडेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट है करिकुलम। ये तीनों पिलर इक्वली इम्पॉर्टेंट है और इन तीनों में से अगर कोई एक नहीं होगा तो टीचिंग, जो पर्पस ऑफ टीचिंग है, वो फुलफ़िल नहीं होगा। वर्ड जो है मेथड वर्ड जो आया है, लैटिन वर्ड है, मीनिंग होता है मोड और वे। मेथड का मतलब होता है मोड या वे, तरीका या आप किस जरिए से सिखा रहे हो। अकॉर्डिंग टू टैलेंट्स हैंड, मेथड इज़ आ मास्टर्स मास्टर। मेथड क्या है? मास्टर का मास्टर है। देखिए, एक ये फ्लो डायग्राम मैंने बनाया है कि एक वर्ल्ड ऑफ नॉलेज है। इस दुनिया से वर्ल्ड ऑफ स्टूडेंट तक जाने के लिए क्या चाहिए? मेथड ऑफ टीचिंग चाहिए। क्या चाहिए? मेथड ऑफ टीचिंग। हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब कि आप अपने दिमाग पे कुछ नया इनोवेटिव सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो। इट इज़ अ प्रॉब्लम एंड क्रिएटिविटी ओरिएंटेड strategy. It is based on assumption that student can learn better in group than individual. तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है? कभी कभी हमें बच्चों को सोचने के लिए कुछ क्वेश्चन उन पे डाल देने चाहिए जिसमें वो खुद आपस में डिस्कस करके चीज़ों को अच्छे से समझ सके। बट हाँ, ये एक दायरे में होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे कुछ और ही डिस्कस कर रहे हैं। आपको मेक श्योर करना है कि बच्चों का पहले उस टॉपिक में इंटरेस्ट आ जाए, फिर आप क्लास को डिस्कशन के लिए ओपन करिए। ओपन डिस्कशन भी अच्छा होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी हैड बीन डेवलप्ड बाय ऑसबॉर्न इन 1963. It involves storming of creative problems. It is a technique which emphasizes the importance of divergent thinking. इसमें क्या है? अलग अलग सोच वाले लोग एक साथ बैठेंगे और कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को अलग अलग नज़रिए से देखेंगे। इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़। पहला है क्रिएटिव माइंड। इसमें क्या चाहिए? एक क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। नेक्स्ट होना चाहिए जुडिशियल माइंड या जुडिशियस माइंड। क्रिटिकली फाइंड द आइडियाज़ और न्यू आइडियाज़ फाइंड करने वाला एक क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। और जुडिशियल माइंड मतलब न्यायपूर्ण दिमाग होना चाहिए। जैसे कि क्रिटिकली एग्जामिन द आइडियाज़ फॉर्म्ड बाय द क्रिएटिव माइंड। ये जज करने की भी काबिलियत होनी चाहिए कि जो क्रिएटिव माइंड ने जो बनाया है उसको हम क्रिटिकली एग्जामाइन कर पाएँ। ये नहीं कि अपने थॉट को खुद ही तारीफ़ किए जा रहे हैं। अगर आप कोई भी चीज़ बनाइए तो सबसे पहले आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग की स्ट्रेटजी क्या होती है? सिंपल एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अब आप कोई सिंपल प्रॉब्लम पे ही ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो। एनकरेजमेंट, उसके लिए आप एनकरेज हो या कोई करे आपको कि इसके बारे में आप और ज़्यादा जानिए। स्पॉन्टेनिटी ऑफ आइडियाज़, जैसे आप कोई पोएट है, वो भी एक ब्रेन स्टॉर्मिंग ही करता है। सडनली स्पॉन्टेनियस आइडियाज़ आते हैं और वो लिखता है, फिर जो आइडियाज़ आए हैं उससे मिलता जुलता उसको फिर फर्दर अपनी पोएम कंप्लीट करने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग की भी ज़रूरत होती है।
मॉडिफिकेशन ऑफ आइडियाज़, जो आइडियाज़ और आ रहे हैं ज़रूरी नहीं कि जो आया बस एज इट इज़ आप लिख रहे हो, आपको उसको मॉडिफाई भी करना उतना ही ज़रूरी है। चेन थिंकिंग, मतलब जो आपको आ रहा है उससे रिलेटेड आप एक चेन बनाते जाइए, जैसे हाउ, फिर उसका व्हाट निकालना है, फिर वो कैसे हुआ, फिर आगे का कैसे, ये जो कैसे है, क्यों है, ये सवाल आपके हमेशा होने चाहिए, ये इसको ही चेन थिंकिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कंपटीशन, कंपटीशन होना चाहिए आपके अंदर। नो क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म से डरना नहीं चाहिए। और इसका जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें पहली बात तो आप खुद ही अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं तो सेल्फ क्रिटिसिज्म ज़रूरी है, और कोई भी इसका इवैल्यूएशन नहीं होता है, ठीक है। इन ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसमें क्या क्या स्टेप्स है। ऑसबॉर्न है सजेस्टेड फॉलोइंग स्टेप फॉर इंस्ट्रक्शनल टीचिंग स्ट्रेटजी बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग। पहला है प्लानिंग एंड प्रॉब्लम। आप सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो कुछ प्लान करोगे और प्रॉब्लम को समझोगे। सिलेक्शन ऑफ सब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से एक छोटी सी समस्या, मतलब जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको भी समझिए, एक बड़ी समस्या है उसको छोटा करिए, सब प्रॉब्लम। थिंकिंग अबाउट सोल्यूशन, सोल्यूशन के लिए आप सोचिए। सेलेक्शन ऑफ सोर्सेज, कहाँ से आप जो प्रॉब्लम है उसका सोर्स क्या है, या आप उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर करोगे, सोर्स भी आपका क्या होना चाहिए, वेरी डेफिनेट होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ डेटा, आप उस सोर्स से डेटा कलेक्ट करिए। डिसाइडिंग आइडियाज़, आइडियाज़ डिसाइड करिए। सेलेक्टिंग ऑफ आइडियाज़, जो आइडियाज़ आप डिसाइड करे हैं उनको सेलेक्ट करिए। टेस्टिंग द आइडियाज़, जो आपने आइडियाज़ लिए हैं उनको टेस्ट करिए, क्या वो सही है या नहीं। मीटिंग द कंटीजेंसीज, कॉन्टीजेंसीज जो भी अब इमरजेंसी है उनको भी मीट करिए, उनको भी मैच करिए। ज़रूरी नहीं खाली आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग गए हो, बीच में जो भी आपको हर्डल हो रही हैं उनको भी सॉल्व करिए। फिर फाइनल सोल्यूशन, फाइनल नतीजे पे आइए। हमारा इसी से रिलेटेड टॉपिक है यूजेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्या यूज़ है, अराउज्ड अटेंशन, इससे क्या होता है, अटेंशन एक साथ इकट्ठा होती है, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़, फाइंडिंग सोल्यूशन, जॉय एंड सेटिस्फैक्शन, बेसिस ऑफ टीचिंग। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, एक जॉय भी है, बहुत लोगों को अच्छा लगता है नए नए आइडिया सोचना, ठीक है, और यही है बेसिस ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड क्या है, किलपैट्रिक कहते हैं प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पसफुली एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल इन्वायरमेंट। तो ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिए कि प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट। ये कौन कहते हैं, किलपैट्रिक कहते हैं। इसको आप और सिंपल फ्रेज में क्या कह सकते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। आप कोई एक्टिविटी करके जो चीज़ें सीखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट। आप स्कूल डेज में भी आप प्रोजेक्ट सुनते नहीं रहते हो, तो इसका सिग्निफिकेंस है, इसीलिए हमारे स्कूलों में प्रोजेक्ट वर्क कराया जाता था। तो सिग्निफिकेंस क्या है, इट इन्हांसेस इंटरेस्ट इन साइंस। साइंस जैसे सब्जेक्ट बिना आप प्रोजेक्ट के नहीं कर सकते हो, या ह्यूमैनिटीज़ भी है तो उसमें भी आपको कुछ प्रोजेक्ट बनाने हैं जिसको आप साइंटिफिकली समझ सको। इट स्पेसिफाइज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, आपके अंदर जिज्ञासा तभी बढ़ेगी जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे। इट डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, प्रोजेक्ट बनाने से आप हो सकता है कोई नया प्रॉब्लम जो हो पुरानी उसको सॉल्व कर सकते हो। इट इनकलकेट्स द हैबिट ऑफ फ्री थिंकिंग एंड लर्निंग रीजनिंग। तो इससे क्या होता है, फ्री थिंकिंग और रीजनिंग की पावर बढ़ती है। इट इन्हांसेस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इनहेरेंट एक्सपीरियंस, इससे लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, और जो आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा है, इनहेरेंट एक्सपीरियंस, ये भी निकल के बाहर आती है। इट यूटिलाइजेज द फ्री टाइम वेल, इससे आप अच्छा जो फ्री टाइम है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। इट इन्हांसेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला पॉइंट हर चीज़ में आ जाएगा ज़्यादातर, इससे आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड के क्या मेरिट्स हैं, पहला है साइकोलॉजिकल मेथड, साइकोलॉजिकली आपको हेल्प करता है, जैसे लॉ ऑफ एक्सरसाइज, आपका माइंड अच्छा एक्सरसाइज करेगा। रेडीनेस होती है, आप रेडी रहते हो नए नए इनोवेशन करने के लिए, और लॉ ऑफ इफेक्ट, और उसका आपकी पर्सनैलिटी पे अच्छा इफेक्ट आता है। नेक्स्ट है डेफिनिट एंड क्लियर कट ऑब्जेक्टिव, आपको पता है कोई आपको लॉ बनाना है या आपको कोई साइंटिफिक प्रोजेक्ट बनाना है, आपको डेफिनिट उसकी लिमिटेशन पता है, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव पता है, आप अच्छे से प्रोजेक्ट बना लेते हो, ठीक है।
रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है, आप उस मॉडल को फर्दर अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो। लर्निंग बाय डूइंग, आप कुछ करके सीख रहे हो, इससे अच्छा क्या होगा। इंटरेस्टिंग एंड नेचुरल, ये आपकी लाइफ से नेचुरल होता है, आपको बहुत नेचुरल लगता है और इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। फिर है कल्टीवेशन ऑफ वेरियस क्वालिटीज़, बहुत सारी क्वालिटीज़ एक साथ आपके अंदर कल्टीवेट होती हैं। इम्पार्शियल जजमेंट, जो जजमेंट है इसमें पार्शियलिटी नहीं होती है। और प्रॉपर थिंकिंग, आप थिंकिंग को और अच्छे से बढ़ाते हो। पे डिमेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, डिमेरिट्स क्या हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स जब हम बहुत प्रोजेक्ट बनाते थे स्कूल लाइफ में तो कहते थे बहुत खर्चा लगता है, कोर्स से ज़्यादा तो इनका साल भर प्रोजेक्ट का सामान ही नहीं ख़त्म होता है। तो पहला यही है कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, हम लोग को डांट भी पड़ती थी, हम लोग बहुत देर तक प्रोजेक्ट पे ही काम करते रहते थे, लिखते नहीं थे, इसलिए क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। नॉन सिस्टमेटिक टीचिंग मेथड, ऑब्वियसली ये कोई सिस्टमेटिक टीचिंग मेथड नहीं है, ठीक है, ये कन्वेंशनल नहीं है। जिन बच्चों को जो थोड़े वीक होते हैं या अलग वे में पढ़ना चाहते हैं, ये उन्हीं के लिए ज़्यादा अच्छा है। अप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन इज़ नॉट पॉसिबल, आप उनको मार्क्स देना कठिन होता है प्रोजेक्ट्स पे स्पेशली। टू मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द टीचर, टीचर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठी जाती है, टीचर के ऊपर वैसे भी बहुत काम भी हो जाता है। इम्प्रैक्टिकेबल है, जो ये है ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। फेसिंग डिफ़िकल्टीज़, इसमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, कुछ बच्चे जो प्रोजेक्ट बनाने में अच्छे नहीं होते उनके लिए तो बहुत प्रोजेक्ट जो होता है बहुत ही ज़्यादा बर्डन होता है। लॉट्स ऑफ गार्बेज क्रिएटेड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्कूलों में प्रोजेक्ट तो बनवा लिया जाता है, ग्रुप में नहीं बनवाएंगे, इंडिविजुअल बनवा लेंगे और फिर वो प्रोजेक्ट बेटा फेंक दिए जाते हैं, ठीक है। जो बेस्ट होंगे तो उनको थोड़ा बहुत डिस्प्ले बोर्ड पे लगाया जाता है, फिर वो बहुत देख के बुरा लगता है कि बहुत सारा जो पेज है, बहुत सारा रिसोर्स है वो वेस्ट हो गया। या तो आप बच्चों को वापस करिए, तो बच्चों को वापस भी करने में क्या है कि वो प्रोजेक्ट घर में भी इतने तो कोई लगाता नहीं है, तो हमें इसके बारे में थोड़ा इको फ्रेंडली सोचना पड़ेगा। ऐसे प्रोजेक्ट बनाइए जो थोड़े इको फ्रेंडली हों और कोई गार्बेज ना क्रिएट करें, लॉन्ग टर्म के लिए दोनों तरफ से हेल्पफुल हों। ओके, आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।